वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है जिद्दी। इस कॉमिक्स के मेन लीड रोल में है तिरंगा और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस खतरनाक रोमांच और एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है जिद्दी। संजय गुप्ता की पेशकश जिद्दी तिरंगा सीरीज। लेखक हनीफ अजहर, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन मिलिंद कामले, सुलेख अंकुश लोखंडे। दिल्ली का आत्माराम मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसके मुख्य गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्डों के कानों को उन आवाजों ने खड़ा कर दिया। कुत्ते अस्पताल में कहां घुसे जा रहे हैं ये आदमी? उन खूंखार कुत्तों को लेकर रोकता हूं उन्हें। अचानक कांप कर रुक गया। रौब से आगे बढ़ा वो गार्ड। भाव भाव, और कुत्तों के साथ शान से आगे बढ़ गए कुत्ते वाले। क्या हुआ भाई? तुम कुत्ते वालों को देखकर जूड़ी के मरीज की तरह कांपने क्यों लगे थे? वे कंपनी वाले थे। कंपनी वाले? कौन कंपनी वाले? पहला गार्ड दूसरे पर बरस ही पड़ा। तू शहर में नया नया आया है ना? हाँ, तभी तो तू कंपनी के बारे में पूछ रहा है। अबे, अगर मैंने तुझे कंपनी के बारे में बता दिया तो तेरी हवा खराब हो जाएगी। जा अपना काम कर। कंपनी वाले? कौन से कमरे में है वो साला? कमरा नंबर 7 में उस्ताद, वो सामने। कमरा नंबर 7 में मौजूद रोहन नामक वो एकमात्र पेशेंट ऐसे उछला मानो उसका बेड दहकता अंगारा बन गया हो। कौन हो तुम? कंपनी के आदमी। कंपनी के बारे में अपने अखबार में लिखने की सजा के रूप में हमारे जिन दो साथियों ने तुम्हें सिर्फ हाथ तोड़ने की सजा दी थी, बॉस ने उन दोनों को खल्लास कर दिया है। बॉस तुम जैसे पत्रकारों को नाक की संज्ञा देता है। बोलता है कि पत्रकार रूपी नाक को घायल करके मत छोड़ो, उसका फन कुचल दो। इसलिए हम तेरे फन को कुचलने के वास्ते यहाँ आए हैं, और तेरा फन कुचलने के लिए हम साथ लाए हैं ये भूखे कुत्ते। ये तेरा फन भी कुचल देंगे और अपनी भूख भी मिटा लेंगे, ठीक? दूसरे ही क्षण रोहन जंप मारकर बिस्तर से खड़ा हुआ और नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं। खटाक। टॉयलेट का ये दरवाजा बंद करके तू कब तक बचेगा? इस दरवाजे से तुझे बाहर तो निकलना होगा ही। वो यहां से बाहर नहीं निकलेगा उस्ताद, ये अटैच टॉयलेट है। इसका एक दरवाजा साथ वाले कमरे यानी रूम नंबर 8 में भी है। वो रूम नंबर 8 में निकल गया होगा। ओह, साला हमें धोखा दिया, लेकिन बचेगा नहीं वो हमसे। आओ, भाओ भाओ। रूम नंबर 8 में। मैं आपको पहचान गया हूँ। आप भारत नगर पुलिस स्टेशन के हवलदार रामनाथ जी है ना? अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उन बदमाशों से बचा सकते हैं। नहीं, आप मुझे नहीं बचा सकते। आपके तो हाथों की उंगलियां ही नहीं है। आप तो एक अपंग की तरह हैं। उफ, अब मैं नहीं बच सकता, कोई मुझे नहीं बचा सकता। भय से कांप उठे पत्रकार रोहन के कंधे पर आटे उस उंगली कटे हाथ में भरपूर दिलासा और जोश भरा हुआ था। ठीक तभी, पत्रकार, तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग सकता, बल्कि इस तरह भागकर तूने अपनी मौत को और मुश्किल बना लिया है। अब मैं तेरी बोटी बोटी अपने हाथों से करके कुत्तों को खिलाऊंगा। इधर उसने आगे बढ़ाया एक पांव, इधर एक पांव चला, धड़ाक, और फर्श से उखड़ गए उस्ताद के दोनों पांव। फिर सिंह की मानिंद गरजता हुआ रामनाथ उछला और धड़ाक। ओह, इसके हाथों की उंगलियां ही नहीं, जुबान भी कटी हुई है, लेकिन फिर भी शेर की माफिक लड़ रहा है ये। ओह, कुत्ते वाले भी यहीं आ रहे हैं। भाव भाव। एक पल में ही रोहन ने सारी स्थिति रामनाथ को समझा दी। वे बड़े खतरनाक कुत्ते हैं, वे हमें चीर फाड़ डालेंगे, हमें भागना होगा। लेकिन हम भागेंगे कहां से? यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं था, लेकिन बन गया। छनाक। उधर दरवाजे से कुत्ते वाले बदमाश अंदर आए, इधर खिड़की से रामनाथ और रोहन बाहर निकले। वो भाग रहे हैं, कुत्ते छोड़ दो, फिर ना वो बचेगा और ना उसकी मदद करने वाला। कुत्ते तूफान से लपके भाव भाव। पीछे आते खूंखार कुत्तों ने रामनाथ और रोहन को मॉर्ग में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। भाव भाव। मॉर्ग, मुर्दाघर। लेकिन वे खूंखार इतनी आसानी से उनका पीछा कहां छोड़ने वाले थे। कुत्तों के साथ साथ मॉर्ग में पहुंचे कुत्ते वाले भी।
अपनी मौत के लिए तुम दोनों ने बहुत अच्छी जगह चुनी है, ये मुर्दा घर। लेकिन मुझे अफसोस है, तुम्हारा जिस्म इस मुर्दा घर की शोभा नहीं बढ़ाएगा। वो तो इन भूखे कुत्तों के पेट में पहुंचेगा। शू! उस्ताद के मुंह से निकली उस आवाज पर विशेष ट्रेनिंग प्राप्त चारों कुत्ते अपने शिकार पर झपटने के लिए कई फुट हवा में उछले। एक साथ ही चारों रोहन और रामनाथ को झंझोट डालते, अगर उसको फिर भला मौत भी क्या मार पाए। तड़ाक! काऊ काऊ! तुम जालिमों से जिसको बचाने खुद तिरंगा आए। तिरंगा आए? एक ही बार में सारे खूंखार कुत्ते बेहोश। अपनी अपनी रिवॉल्वरें निकालो और लाश में बदल दो इसे, ये बहुत खतरनाक बंदा है। एक ही झटके से सभी की रिवॉल्वरें निकल तो गई, लेकिन उस लहराती ढाल ने उन्हें चलने की इजाजत ना दी और अब तिरंगा के लहराने की बारी थी। धड़ाक, छाक, छड़ाक! आयु! खुशकिस्मत था उस्ताद जो मोर्ग से बाहर गिरा और संभलकर भाग खड़ा हुआ था। तिरंगा नाम के इस तूफान की खबर बॉस को जरूर लगनी चाहिए। इधर शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इन दराजों में लाश बनाकर नहीं, बेहोश करके डाल रहा हूं। फिर हैरान खड़े रोहन की तरफ घूमा तिरंगा। कौन है आप, और आपके लहू के प्यासे बनकर आपके पीछे लगने वाले वे लोग कौन थे? रोहन कपूर नाम है मेरा, खबरदार अखबार का मुख्य संवाददाता हूं मैं। मेरे पीछे पड़ने वाले वे लोग कंपनी वाले थे, क्योंकि जहां पूरा शहर कंपनी के नाम से थर थर कांपता है, वहीं मैंने अपनी कलम रूपी तलवार से उनके अपराधों की बखिया उधेड़ने की कोशिश की थी। इसलिए वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन धन्यवाद तुम्हारा और इस जांबाज सिपाही रामनाथ का, जिसने खुद घायल होते हुए भी मुझे उन दरिंदों से बचाने के लिए अपनी जान लड़ा दी। ये कंपनी क्या है? दुर्दांत हत्यारों की एक बहुत बड़ी संस्था। गली के छोटे मोटे आदमी से लेकर विश्व के बड़े बड़े लीडरों की हत्या करने का ठेका लेती है कंपनी। और कंपनी ये सब काम करती है दौलत के लिए। एक बार कंपनी ने जिनके नाम की सुपारी ले ली, उसे खुद यमराज भी मौत से नहीं बचा सकते। कंपनी वाले अपना शिकार करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ओह, कंपनी के बारे में इतना सब कुछ जानकर भी आप उनसे टकरा गए? हाँ, और ऐसा इसलिए कि मैं एक पत्रकार हूँ, उन जैसा जो दौलत के बाजार में अपनी कलम नहीं बेचते, उन जैसा जो सच्चाई को जनता के सामने लाने के लिए अपनी कलम में अपने लहू का रंग भर देते हैं। रोहन की प्रशंसा किए बिना ना रह सका तिरंगा। आप जैसे देशभक्तों पर नाज है देश को। काश मेरे देश का हर इंसान आप जैसा हो। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी कलम से उगलती सच्चाई को रोकने अगर मौत भी आ जाएगी तो तिरंगा उससे भी बेखौफ टकरा जाएगा। आइए, मैं आप दोनों को आपके रूमों में छोड़ दूं। इधर न जाने कहां किसी ने आज पहली बार कंपनी के गिरेबान पर हाथ डालने का साहस किया है। क्या नाम था उसका? तिरंगा। अजगर सी फुफकार निकली इस शख्स के मुंह से जो कंपनी का बॉस कहलाया जाता था। तिरंगा को उसके किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए, वरना दुनिया कंपनी के नाम पर थूकेगी। इस तिरंगा को कहीं से भी ढूंढो और सैकड़ों टुकड़े करके किसी गटर में डाल दो। ओके बॉस। इधर कहीं और भी तिरंगा के नाम ने ही सनसनी फैला रखी थी। तिरंगा? कौन था ये तिरंगा जिसने शहर में भड़के दंगों को शांत करके राजनीति की शतरंज पर हमारी बिछी बिछाई बिसात को छिन्न भिन्न कर दिया? नकाब होने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं सका हुजूर। शट अप एसएचओ पाल कुमार, शट अप। हर महीने तुम और तुम्हारे साथियों पर लाखों रुपए खर्च कर तुम्हें पालकर हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमें आज पता चल गया कि तुम काटने वाले नहीं, भौंकने वाले कुत्ते हो, और भौंकने वाले कुत्ते हमें बिल्कुल पसंद नहीं। धड़ाम! दहशत से बुरी तरह कांप उठा एसएचओ पाल कुमार। ऐसे चीखा मानो कोई हलाल होता बकरा चीख रहा हो। नहीं हुजूर, मुझे बाहर निकाल लीजिए हुजूर। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। तुम मरना नहीं चाहता और हम तुझे जिंदा छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तेरा सहारा लेकर कोई भी हम तक पहुंच सकता है। इसलिए तुझे मरना होगा, तुझे मरना ही होगा। खटाक! फर्श के बंद होने के साथ ही बंद हो गई एसएचओ पाल कुमार की चीखें। बेचारा बहुत बुरी मौत मारा गया। फिर वो एक झटके से पलटा। तिरंगा का पता लगाओ, तब तक मैं उसकी वजह से हारी गई बाजी को फिर से जीतने का कोई उपाय सोचता हूं। अच्छा श्रीमान। तिरंगा समय के सीने को चीरकर इंसान बना हूं,
भारतवासी हूँ, तिरंगा बन भारत माँ के सीने में गड़ा हूँ। अस्पताल के रूम नंबर 8 के बेड पर बैठा हवलदार रामनाथ बुरी तरह उछला उस सामने खड़े नौजवान को देखकर, जो एक क्षण पहले तिरंगा था। बोलने के लिए फड़फड़ा उठे बेबस होंठ तो तड़प कर बोल उठा वो नौजवान, अपने होठों को कष्ट मत दीजिए पापा, जालिमों ने आपकी जुबान काट दी है ना, इसलिए आपके सीने में उठा गुबार शब्द बनकर आपके होठों पर नहीं आ सकता। लेकिन आपकी बात समझने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत ही कहाँ है। बचपन से आज तक आपकी आंखों के हाव भाव को खूब समझा है मैंने। आपकी आंखें बहुत कुछ बोल रही है पापा, और उनकी भाषा मैं खूब समझता हूँ। मैं देता हूँ आपको सवालों का जवाब। हाँ, मैं तिरंगा हूँ पापा, आपका अभय ही तिरंगा है। क्या कहा? क्यों बना मैं तिरंगा? इस देश के लिए, दंगे की आग में झुलसते इस शहर को बचाने के लिए, और आपके लिए, कानून के उन भक्षकों के लिए जिन्होंने ना सिर्फ शहर को दंगे की आग में झोंक दिया, बल्कि ईमानदारी और देशभक्ति का गीत गाने वाली आपकी जुबान काट दी, इंसाफ और कानून की रक्षा को उठने वाले आपके हाथ काट दिए। अब आप यही पूछ रहे हैं ना कि मुझे ये सब कैसे पता लगा? मैं बताता हूँ पापा आपको। दंगे की आग में झुलसते और कीड़े मकोड़ों की तरह इंसानों को मरते हुए मैं घर में बैठा ना देख सका पापा। मम्मी, विमल और राजू के लाख मना करने के बावजूद भी मैं नहीं माना, और कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके दंगा रोकने सड़कों पर निकल पड़ा। रुक जाओ भाई, बंद करो ये खून बहाना, क्योंकि जो खून बहा रहे हैं वो भी भाई हैं, और जिसका खून बह रहा है वो भी भाई है। हम सभी की रगों में बहते लहू का रंग एक ही है। रुक जाओ दोस्तों, क्योंकि खून जो इस तरह तुम सड़कों पर बहाओगे, सोचो जब देश खून मांगेगा तो कहां से लाओगे। लाख कोशिशों के बाद हम दंगा रोकने में असफल रहे। तब मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। इन दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस की जरूरत है, न जाने पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची। तभी मैंने देखा कि पुलिस जीप, इसमें कई पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। मैं इसे रोकता हूं, लेकिन जीप मेरे रोकने से पहले ही रुक गई, और फिर जो मुझे दिखाई दिया वो आंखों को फोड़ देने वाला दृश्य था। बेचारा ईमानदार, अगर हमारी बात मान जाता तो इसे हबशी के हाथों अपनी जुबान और अंगुलियां नहीं कटवानी पड़ती। बेवकूफ आदमी, हमने और एसएचओ साहब ने हबशी के आकाओं के कहने पर दंगा तो भड़का ही दिया था, इसे नोट लेकर बस चुपचाप ही तो बैठना था। कुछ आदमियों को अपना जमीर दौलत से बढ़कर लगता है, और ऐसे आदमी अपने जमीर के साथ बिल्कुल इसकी तरह ही खत्म हो जाते हैं। फिर वे चारों पुलिस वाले ठाका लगाते हुए वहां से रवाना हो गए। तब मैं आगे बढ़ा। उस जीप में सवार पुलिस वाले एक लाश को दंगे में मरे लोगों के बीच फेंक गए हैं, और वो लाश तो पुलिस वर्दी में है। देखता हूं क्या चक्कर है। मैं भागकर लाश के पास पहुंचा और सकते में आ गया। पापा है ये तो, लेकिन इनकी धड़कन तो चल रही है। ये जिंदा है अभी। ओ नहीं। अब मेरी निगाह आपकी हालत पर पड़ी थी। उफ, इनकी जुबान और दोनों हाथों की सभी उंगलियां कटी हुई है। उफ, पापा का ये हाल किसने किया? उन चारों पुलिस वालों का एक एक शब्द मेरे कानों में बम के धमाके की मानिंद गूंजने लगा। उफ, पुलिस वाले भला पापा जैसे कर्तव्यनिष्ठ इंसान के लिए दरिंदे कैसे बन सकते हैं? लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो पुलिस वाले ही थे। वे ही थे पापा का ये हाल करने वाले दरिंदे। मेरा खून मेरी कनपट्टियों पर हथौड़े की भांति टकराने लगा। उफ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कानून के रखवाले ही शैतानों के साथ मिलकर दंगे भड़कवाएंगे। जी तो चाहता है कि अभी जाकर इन सबको उनके गुनाहों की सजा दे दूं, लेकिन उन्हें बाद में देखूंगा। फिलहाल मेरे लिए एक एक पल कीमती है। पापा को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाना है। मैं आपको अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती कराकर अपने घर के पिछवाड़े में बने अपने कमरे में आ पहुंचा, और बहुत अरमानों से पापा ने पुलिस इंस्पेक्टर की इस वर्दी को मेरे लिए बनवाया था। वर्षों का एक ही सपना था उनका कि मैं उनकी तरह कानून और देश की रक्षा करूं। लेकिन आज इस वर्दी पहनने वालों का जो घिनौना रूप मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे देखकर नफरत हो गई है मुझे इस खाकी वर्दी से। लेकिन पापा के अरमानों पर गाज नहीं गिरने दूंगा मैं देश और कानून की रक्षा करने के लिए इस वर्दी को पहनूंगा जरूर, लेकिन इसका रंग खाकी हरगिज नहीं होगा। कुछ दरिंदों ने बहुत बदनाम कर दिया है इस खाकी रंग को। मैं तो इसे उस रंग में रखूंगा जो सुख, शांति और कुर्बानी का प्रतीक हो। और तब मैंने इस वर्दी को उस रंग में रंग दिया जिसके मान और सम्मान के लिए करोड़ों भारतवासी अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हाँ पापा, हाँ,
ठीक समझे आप, मैंने उसे हरे, केसरिया और सफेद रंग में रंग दिया था और उसे पहनकर बन गया था तिरंगा। मेरा हथियार बनी वो ढाल जो अपने घर के पास के चौक पर लगी शिवाजी की उस मूर्ति के हाथ में थी, जिसे दंगाइयों ने नष्ट कर दिया था। उफ, दंगाइयों ने इस महान क्रांतिकारी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन अभी सही सलामत बची इसकी ये ढाल उन शैतानों को सबक सिखाने के काम खूब आएगी। ढाल को उठाकर मैंने उसे अशोक चक्र जैसा रूप दिया और उसे लेकर निकल पड़ा। वो मेरा हथियार भी साबित हुई और बचाव का साधन भी। फिर तिरंगा बनकर मैंने दंगों को रोका और दंगा भड़काने वालों को भी सजा दे दी। लेकिन वे सब कठपुतलियां हैं, अब मुझे कठपुतलियां नचाने वालों तक पहुंचना है। हवलदार रामनाथ की आंखों में एक साथ कई भाव बदलते चले गए, जिन्हें समझकर तड़प उठा अभय नाम का वो नौजवान। नहीं पापा नहीं, मुझे रुकने को मत कहिए, क्योंकि इस राह पर चलने से पहले मैंने तिरंगे की सौगंध खाई है और आपका ये बच्चा आपकी तरह मिट सकता है, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। क्या कहा? मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनाने का आपका अरमान? आपकी बनवाई वर्दी पहनकर मैंने आपका अरमान तो पहले ही पूरा कर दिया है पापा, लेकिन इसका रंग खाकी इसलिए नहीं हो सकता कि खाकी वर्दी पहनने वाला हर इंसान किसी न किसी रूप में बंधा हुआ है। कहीं उसे कानून की मर्यादा का डर है, तो कहीं अपने से बड़े अफसरों का, और कहीं उन स्वार्थी राजनीतिज्ञों का जो अपने स्वार्थ के लिए इस खाकी वर्दी को पहनने वालों को छल से, बल से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए खाकी वर्दी पहनकर मैं किसी बंधनों में नहीं बनना चाहता। मैं वो जुबान और वो उंगलियां बनना नहीं चाहता जिसे हफ्सी और पालक कुमार जैसे शैतान एक झटके में ही काट कर फेंक दे। मैं खाकी वर्दी पहनकर नहीं, बल्कि तिरंगा पहनकर कानून का रखवाला बनूंगा। क्या बेइंसाफी? नहीं पापा नहीं, तिरंगे को धारण करने वाला बेइंसाफी कर ही नहीं सकता। तिरंगा तो खुद इंसाफ का ही दूसरा नाम है। तिरंगा भला किसी से क्या बेइंसाफी करेगा? रामनाथ की आंखों में उन भावों को देखकर तो आवेश में आ गया अभय। जिद? नहीं पापा, ये जिद नहीं है, ये इंसाफ करने और इंसाफ देने का एक तरीका है। और अगर इसी के लिए आप मुझे जिद्दी कहते हैं तो यही सही। आपका ये बेटा जिद्दी ही सही तिरंगा, और तिरंगे को जिद्दी तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसे सदा लहराते रहना है। अपना मास्क पहनकर रूम से निकल गया तिरंगा। भारत नगर में स्थित इस छोटे से घर में। कैसे हैं अब तेरे पापा? ठीक है मम्मी, लेकिन ये खबर अभी गुप्त ही रखना। पापा जब तक अच्छे होकर घर ना आ जाए किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अबे भैया, खाना खा लो। नहीं गुड़िया, अगर मैं खाना खाने बैठ गया तो कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। मैं चलता हूं मम्मी, खाना लौटकर खा लूंगा। KM कॉलेज, अभय जिसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। पढ़ाई के सिवाय अगर अभय को किसी चीज की लगन है तो वे हैं किताबें। यही है ना वो किताबी कीड़ा जो प्रेसिडेंट के चुनावों में मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। हाँ राजा भाई, यही है, लेकिन ये बेचारा चूहा तुमसे क्या आलू बुखारे खाकर जीतेगा? जीतोगे तो तुम, क्योंकि तुम न सिर्फ कॉलेज के तगड़े शेर हो, बल्कि इस इलाके के MP के लड़के भी तो हो। वैसे भी तुम्हें जीतना ही है राजा भाई, और हम तुम्हें जिताएंगे ही, चाहे इसके लिए हमें बूथ कैप्चरिंग ही क्यों ना करनी पड़े। अरे राजा भाई, फिलहाल ये चुनाव का चक्कर छोड़ो और सामने से आती उस हूर परी को देखो। सचमुच ये तो एकदम परी लगती है, सीधे जन्नत से आई हुई। एडमिशन के बाद शायद पहली बार कॉलेज में आई है ये। राजा ने लड़की का हाथ जा पकड़ा। हाय मिस, आप वो गाना गाइए ना, नजरें मिली दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा। लड़की एकदम बिगड़ उठी। ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। ए लड़की, ये राजा भाई है, जो ये कह रहे हैं उसे मान, वरना इन्हें गुस्से का दौरा पड़ गया तो तेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अजीब पागल हो तुम सब, हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। लड़की के मुंह से पागल शब्द निकलना था कि राजा की भुकटियां तंती चली गई। अब इस लड़की की खैर नहीं। ओह, राजा को सचमुच गुस्से का दौरा पड़ गया है। अधिक गुस्सा करने से अक्सर इसके साथ ऐसा ही होता है। राजा ने झपट्टा मारकर लड़की की गर्दन दबोच ली। ए, क्या बोली तू? तूने मुझको पागल बोला? हाँ, पागल हूं मैं, और जानती है जब मैं पागल हो जाता हूं तो क्या करता हूं? अरे राजा बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें। आई!
अभी बताता हूं तेरे को। ए प्रोफेसर, भाग यहां से। अगर फिर पास आया तो 360 टुकड़े करके फेंक दूंगा। जब कॉलेज के प्रोफेसर का ये हाल था तो और कौन आता पागल राजा के पास उस लड़की को छुड़ाने जो बुरी तरह छटपटा रही थी। उफ, पिछली बार की तरह आज ये लड़की भी राजा के पागलपन का शिकार बनकर अपने प्राण गंवाएगी। आई, राजा के साथी का सोचा सच होने जा रहा था कि धड़ाक। तुम जैसे पागलों को इस कॉलेज में नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। किताबी कीड़े, तू तो अब गया इस दुनिया से, गया तू तो। धाड़। कॉलेज जैसे पवित्र मंदिर को गुंडे बदमाशों का अड्डा बनाने वाले तुम जैसे नालायक धन कुबेरों की औलादों के लिए तेरी पिटाई एक अच्छा सबक होगा। इस प्रचंड वार से बेहोश होने के साथ ही राजा का पागलपन दूर हुआ। वाह। फिर अभय पलटा उस लड़की की तरफ। तुम ठीक तो हो ना बहन? हाँ भाई, मेरा नाम शिखा है। टन टन, घंटी बज चुकी है। आओ शिखा बहन, हम पीरियड अटेंड करने चले। राजा को इसके घर ले चलो। अपने एमपी बाप के सामने होश में आया राजा फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, उसने मुझे मारा। पापा, उसने मुझे बहुत मारा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं पापा, मैं उसका खून पी जाऊंगा। कुछ ना बोला एमपी राम मोहन, लेकिन उसकी जलती आंखें और क्रोध से तमतमाया चेहरा इस बात की चुगली खा रहा था कि उसके दिल में क्या है। तूफान के लक्षण थे वे, और इस तूफान से अभय एकदम बेखबर था। इनसे मिलो अभय भैया, ये अपने कॉलेज की स्टूडेंट मानसी है। पार्ट टाइम में ये प्रेस रिपोर्टर भी है। इनके भाई रोहन कपूर का नाम तो तुमने सुना ही होगा। ये यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई है। हेलो, मैं कॉलेज के जागरूक युवा शीर्षक से दैनिक खबरदार में एक लेख देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? क्यों नहीं, आइए बैठिए। हरी घास पर बैठकर अबे तब तक मानसी के प्रश्नों का उत्तर देता रहा जब तक एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास का समय हो चुका है, मैं चलता हूँ। कमाल की चीज है तेरे भैया तो। ए, मेरे भैया को नजर ना लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। इधर अपने ही ख्यालों में खोया अभय जब क्लासरूम में प्रवेश कर गया तो चौंका। खटाक। उस लड़के ने क्लासरूम का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तेरे सवालों का जवाब इधर है किताबी कीड़े, पलट के देख। रूम में घुसते वक्त तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आज यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वे सभी नए हैं। नहीं, ये स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, ये तो राजा के साथ आए गुंडे हैं। और अपना इरादा इन्होंने जाहिर कर दिया है। ओह, मार डालो साले को। इस रूम से इसकी टुकड़ों में बटी लाश ही बाहर जाए। ओह, इनके पास घातक हथियार है और फिर ये संख्या में भी काफी हैं। इन सब से यहाँ मुकाबला करना बेवकूफी होगी, इसलिए फिलहाल रूम से बाहर भागने में ही भलाई है। धड़ाक। वो भाग रहा है राजा, रोक उसे। राजा ने तुरंत अभय को रोकने का साधन निकाला। साले, तो राजा से बचकर नहीं जा पाएगा। धाय धाय। ओ माय गॉड, रिवॉल्वर। उफ, राजा के पागलपन की इंतहा है ये तो। गोलियों के चलते हुए भी रूम से बाहर निकल जाने में सफल हुआ अभय। धाय धाय। अभय के पीछे ही भागे राजा व उसके साथी भी। धाय धाय। इनसे बचने के लिए कॉलेज की लाइब्रेरी में घुस जाता हूँ। काफी बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें ये मुझे शायद ही ढूंढ पाए। लाइब्रेरी में। ए अबे, निकल बाहर, वरना आग लगा दूंगा इस सारी लाइब्रेरी में। धाय धाय। तभी आ पहुंचा प्रिंसिपल। राजा, राजा, स्टॉप इट। ये कॉलेज कोई जंगल न। प्रिंसिपल, तू स्टॉप हो जा। अब अगर आवाज निकालने की कोशिश की तो तेरा हलक गोलियों से भर दूंगा। अचानक राजा की आंखें चमक उठी। नहीं नहीं रे प्रिंसिपल, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे तो मैं उस गीदड़ को मान से बाहर निकालने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करूंगा। हिंसक भाव से चीखा राजा। ओए अभय, कान खुलकर सुन, प्रिंसिपल मेरे कब्जे में है। मैं 2.5 तक गिनूंगा। गिनती पूरी होने तक तू बाहर नहीं आया तो प्रिंसिपल के भेजे के चीथड़े उड़ा दूंगा। ओह, प्रिंसिपल साहब की जान खतरे में है, मुझे बाहर निकलना ही होगा। लेकिन अब यहां से अभय नहीं, तिरंगा बाहर निकलेगा। सर। भड़ाक। ये कौन आया? तिरंगा।
तिरंगा हो या पतंगा, इसने हम पर वार किया है, भून डालो इसे। धाए धाए धाए। पाप की गोलियां कहाँ, उसका बदन छू पाई है। धाड़ धड़ाक। जिसने तुम जैसे जालिमों को धाड़ धड़ाक मिटाने की सौगंध खाई है। धड़ाक। 1000 पागल मरे होंगे तो तुझ जैसा एक पागल पैदा हुआ होगा। सिर्फ कुछ ही पल बाद ये तिरंगा गवाह है कि तुम जैसे जब जब सिर उठाएंगे तब तक यूं ही बुरी तरह पीटे जाएंगे। फिर तिरंगा वहां नहीं रुका रहा। मुझे तुरंत ही यहां से रवाना होना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे अभय बनकर लाइब्रेरी की पिछली खिड़की से अंदर पहुंचना है और फिर सभी के सामने बाहर निकलना है। अभय जब लाइब्रेरी से बाहर निकला तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब इन्हें, कॉलेज के नाम पर धब्बा है इन जैसे छात्र। आपको भी बयान के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर अभय। फिर पुलिस जीप सभी को लेकर वहां से रवाना हो गई। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स जिद्दी की। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।